हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो प्रोसेस आता है। एक सिंथेसिस का प्रोसेस है और एक ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म सिंथेसिस का प्रोसेस है और कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लिपिड का बायोसिंथेसिस कैसे होता है और इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग लिपिड मेटाबॉलिज्म के इस वीडियो में हम लोग केवल बायोसिंथेसिस का बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ब्रेकडाउन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म इन प्लांट इज इसेंशियल फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज एंड सिग्नलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो प्लांट में लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होता है वो किसके लिए एसेंशियल होता है? तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके लिए लिपिड का जरूरत पड़ता है। एनर्जी स्टोर करने के लिए, सीड में जो एनर्जी स्टोर होता है उसलिए, और सिग्नलिंग प्रोसेस में भी लिपिड इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्लांट सिंथेसाइज एंड स्टोर लिपिड्स मेनली इन सीड्स। ठीक है, तो सीड में ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इसके अलावा और भी जगहों पे वो स्टोर करते हैं। ठीक है, और अदर पार्ट जो प्लांट का होता है वहां पे भी लिपिड का क्या होता है? रोल होता है। ठीक है, ऑल्सो प्ले क्रिटिकल रोल इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज लीव्स एंड रूट्स। ठीक, तो एक तरीके से लिपिड जो है बायोमोलिक्यूल्स है, वो एनिमल और प्लांट सबके लिए जरूरी है। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक, प्लांट लिपिड्स इंक्लूड फैटी एसिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, गैलेक्टोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं। मतलब ये डिफरेंट टाइप के लिपिड्स हैं, प्लांट लिपिड्स। उसी तरह से एनिमल में भी होते हैं, जैसे फैटी एसिड्स है, ड्राई एसिड ग्लिसराइड्स है या ट्राइग्लिसराइड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, तो ये एनिमल में भी होते हैं। ठीक, द pathway of lipid metabolism in plant are unique because they involve multiple organelles। ठीक है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होता है इसमें सिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों प्रोसेस आएगा। बायोसिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों प्रोसेस आएगा। तो उसमें मल्टीपल सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोक्सिसोम है, कहीं कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होता है ना। आगे है टाइप्स ऑफ लिपिड्स इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में कौन कौन से लिपिड्स होते हैं? तो फैटी एसिड्स हैं, तो फैटी एसिड्स एनिमल में भी होते हैं। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट लिपिड, प्लांट में जो लिपिड्स होते हैं उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो फैटी एसिड होता है। ठीक है, इसेंशियल फॉर मेम्ब्रेन लिपिड एंड स्टोरेज ऑयल्स। ठीक, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स कंबाइन होकर के बनाते हैं ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स। ठीक है, मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? ट्राई एसिल ग्लिसरॉल है, इसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे है फॉस्फोलिपिड, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। आगे है ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट बाइंड होता है तो स्पेशली फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होते हैं। उसके अलावा स्टेरॉल्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें भी पाए जाते हैं और मेन इनका सिग्नलिंग का काम होता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट टाइप के लिपिड्स है जो प्लांट में होते हैं। एनिमल में भी इनमें से मैक्सिमम जो होते हैं वो एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड्स है, ट्राइग्लिसरॉल्स है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स है, स्टेरॉल है, स्फिंगोलिपिड्स है, तो ये सब आपको एनिमल्स में भी मिलेंगे। ठीक, तो हम लोग जो स्टडी करेंगे इसमें हम लोग ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बात करेंगे, क्योंकि जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड का वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है वो लिपिड का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। तो सबसे पहले हम लोग फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का बात करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स जो बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है, क्योंकि ये स्टोरेज फॉर्म है, तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स। इसको भी बनने के लिए फैटी एसिड चाहिए। फैटी एसिड जो है वो कह सकते हैं लिपिड्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सबसे बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ टीएजी या ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, जिसको ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, आर क्रिटिकल प्रोसेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, दोनों जगह पे इसका सिंथेसिस होता है और स्टोरेज होता है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का। ठीक है,
द सिंथेसिस ऑफ ट्राई एसिल ग्लिसरॉल अकर इन बोथ एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे। प्लांट में भी होता है इसका सिंथेसिस ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइग्लिसरॉल्स, ठीक है, या ट्राइग्लिसराइड्स। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उसका सिंथेसिस एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, लोकेशन अलग होता है। एनिमल में देखा जाए तो एनिमल में जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उसका सिंथेसिस होता है लीवर में, ठीक है, एडिपोज टिश्यू में और मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है। जब लैक्टेशन का प्रोसेस होता है, जब लैक्टेशन होता है मेमोरी ग्लैंड से, तो उस समय भी वहां पे ट्राई ग्लिसराइड्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है, कहां पे, मेमोरी ग्लैंड में। उसके अलावा लीवर में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, ठीक, विद द प्रोसेस अकरिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सेल, ठीक है। ये तो लोकेशन हो गया कि लीवर, एडिपोज टिश्यू और मेमोरी ग्लैंड में होता है लैक्टेशन के टाइम। लेकिन सेल में अगर देखा जाए तो सेल में कहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, सेल में कहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्लांट में देख लिया जाए, द मेन साइट ऑफ ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इज सीड, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड का जो सिंथेसिस होता है वो कहां पे होता है, मेनली सीड में होता है, प्लांट में, ठीक। अब ये हो गया ऑयल सीड है, ऑयल सीड जैसे सनफ्लावर है, सैफ फ्लावर है, ठीक है, सोयाबीन है, रेप सीड है, ये जो है इनके सीड में ट्राइग्लिसराइड्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है। Fatty acids are first synthesized in plastic and then transported to the ear where triglycerols assembly occurs, ठीक। तो फैटी एसिड जरूरी है, उसका पहले सिंथेसिस होगा प्लास्टिड में, ठीक है, प्लास्टिड यानी आपका कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक जिसमें होता है, या फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट में होगा, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं उसके प्लास्टिड में होगा, ठीक। और उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फैटी एसिड वहां जाते हैं और जाकर के फिर ग्लिसरॉल से मिल करके ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का असेंबली होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। स्टेप्स जो है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स के सिंथेसिस का, तो ये स्टेप है, फैटी एसिड या फैटी एसिल कोएंजाइम ए ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से बाइंड करेगा, बाइंड करके लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड बनाएगा। इसके लिए ये एंजाइम है यहाँ पे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट एसिल ट्रांसफरेज, ठीक। फिर उसके बाद में ग्लिसरॉल फॉस्फेट एसिल ट्रांसफरेज जो है फिर ये होगा, और लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड से बनेगा फास्फेटिडिक एसिड, ठीक है। तो इससे बन गया फास्फेटिडिक एसिड। उसके बाद में फास्फेटिडिक एसिड जो होगा वो डाई एसिल ग्लिसरॉल बनाएगा, डाई एसिल ग्लिसरॉल बनाएगा, और फिर उससे बन जाएगा ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ठीक है। ये एंजाइम है डाई एसिल ग्लिसरॉल एसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। और यहाँ पे एक फैटी एसिड फिर यूज होगा, यहाँ पे तीन फैटी एसिड पूरा यूटिलाइज होगा, तब ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बनेगा, है ना। एक ग्लिसरॉल से तीन फैटी एसिड जुड़ेंगे, तो पहला फैटी एसिड ये हो गया, फैटी एसिड कोएंजाइम है ये फैटी एसिड, फिर उसके बाद में ये दूसरा हो गया और ये तीसरा होगा, ठीक है। तो 3 स्टेप में आपका तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल से बाइंड करेगा। अब यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फोरिक एसिड इससे बाइंड करेगा और बन जाएगा ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड्स, ठीक है। इसी को फिर हम लोग देख लेते हैं आगे रिएक्शन फॉर्मूला के फॉर्म में। देखिए ये है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, एक फैटी एसिड पहले स्टेप में, एक फैटी एसिड यहां से ऐड हुआ फैटी एसिड कोएंजाइम के फॉर्म में, कोएंजाइम ए के फॉर्म में, ठीक है, बाइंड हुआ तो यहाँ पे बन गया लाइपोफॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है, लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। पहले नंबर पे यहाँ पे ये एंजाइम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एसिल ट्रांसफरेज, एसिल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। दूसरे स्टेप में फिर फैटी एसिड यहाँ पे फैटी एसिल कोएंजाइम ए के फॉर्म में ऐड हुआ तो बना फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे दूसरे स्टेप में एंजाइम हो जाएगा एसिल ग्लिसरोफॉस्फेट एसिल ट्रांसफरेज। फिर तीसरे स्टेप में फॉस्फेटिडिक एसिड जो होगा वो डाई एसिल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, डाई एसिल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फोहाइड्रोलेजेस, ठीक है। इसके बाद में चौथे स्टेप में एक और फैटी एसिड जो ऐड होगा, फैटी एसिड फैटी एसिल को एंजाइम ए के फॉर्म में ऐड होगा, ठीक है, और वहां पे एंजाइम हो जाएगा डाई एसिल ग्लिसरॉल एसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। और ये डाई एसिल ग्लिसरॉल जो होगा फैटी एसिड से जुड़ के बना देगा ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, या इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई ग्लिसराइड्स, ठीक है। तो एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड्स जुड़ के क्या बना दिया, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, और ये स्टोरेज फॉर्म है, लिपिड का क्या है, ये स्टोरेज फॉर्म है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें से फैटी एसिड ब्रेक होता है जब इसको हम कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे या इसका ब्रेकडाउन होगा तो इससे फैटी एसिड रिलीज होंगे और उस फैटी एसिड का यूज हम लोग
आगे बीटा ऑक्सीडेशन में करके उससे एनर्जी हम लोग ऑब्टेन करेंगे। ठीक, तो ये था आपका स्टोरेज फॉर्म ट्राई एसिल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड्स, ठीक है, जिसका सिंथेसिस हुआ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट प्लस 3 फैटी एसिड्स के जुड़ने से। ठीक है, और ये प्रोसेस कहां पे होता है, तो प्लांट में जनरली सीड में होता है, और एनिमल में लीवर में होगा, एडिपोज टिश्यू में होगा, लैक्टेशन के टाइम मेमोरी ग्लैंड में होगा। ठीक है, और पर्टिकुलर अगर सेल के अंदर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बनने के लिए या ट्राई ग्लिसराइड्स बनने के लिए फैटी एसिड चाहिए, तो जो मेन हमारा पॉइंट होगा वो होगा फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस जो है वो कहां पे होता है, तो प्राइमरी टेकिंग प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ सेल। ठीक है, प्लांट में देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ सेल के क्लोरोप्लास्ट में इसका बायोसिंथेसिस होता है फैटी एसिड का। ठीक है, इन द प्लास्टिड्स ऑफ अगर एंड इन द प्लास्टिड ऑफ नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, अगर नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, ठीक है, जहां पे कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो वहां पे प्लास्टिड में होगा, और अगर फोटोसिंथेटिक पार्ट है जैसे लीफ सेल हो गया, वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहां पे किस में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। ठीक है, फैटी एसिड्स आर यूज्ड एट एनर्जी स्टोर्स। ठीक है, फैटी एसिड जो होते हैं एनर्जी स्टोर्स है, एक तरीके से जब ज्यादा एनर्जी होता है, ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वो फैटी एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बाद में जब हम खाना नहीं खाते या फास्ट रहते हैं, तो वही फैटी एसिड से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग आगे बीटा ऑक्सीडेशन में देखेंगे। आगे है द प्राइमरी साइट ऑफ फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज लीवर, एडिपोज टिश्यू एंड मेमोरी ग्लैंड इन मैमल्स। ठीक है, तो जो ममल्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जो प्राइमरी साइट है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के लिए, मैमल्स में बायोसिंथेसिस फैटी एसिड का जो बायोसिंथेसिस होता है वो लीवर में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, और मेमोरी ग्लैंड में होता है। ठीक है, प्लांट में देखा जाए तो कहां पे होता है, तो फैटी एसिड सिंथेसाइज्ड इन प्लांट आर मेनली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, क्यूटिकुलर वैक्सेस, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल विच आर स्टोर्ड इन सीड्स। ठीक है, तो जनरली सीड में स्टोर होता है ये, और वहीं पे सिंथेसाइज भी होता है। ठीक है, वहीं पे ये क्या होता है, हाँ, इसका सिंथेसिस होता है। एनिमल में हमको याद रखना है कि फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ये हम लोग को प्लेस याद रखना है। ठीक है, और प्लांट में हम लोग याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, द प्रोसेस यूजेस, अब ये जो फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होता है उसमें हम लोग क्या मटेरियल लेते हैं या कौन सा मटेरियल स्टार्टिंग में होता है, तो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है, मैलोनिल कोएंजाइम ए होता है, और NADPH होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो स्टार्टिंग कंपोनेंट होता है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में, फैटी एसिड के बनने में, वो होता है एसिटिल कोएंजाइम ए, मेलोनिल कोएंजाइम ए, और रिड्यूसिंग एजेंट NADPH। ठीक है, तो ये तीन रहते हैं स्टार्टिंग कंपोनेंट। आगे है पामिटिक एसिड इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस इन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में जो पहला फैटी एसिड होता है, जो कि सबसे पहले जिसका सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है पामिटिक एसिड। ये 16 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, 16 कार्बन का ये कंपाउंड होता है, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो पामिटिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कार्बन उसमें 16 होता है, और ये प्राइमरी प्रोडक्ट होता है फैटी एसिड का। फैटी एसिड में पहले के पहले कौन बनेगा, तो पहले पामिटिक एसिड बनेगा, फिर इसमें कार्बन का नंबर बढ़ेगा, तो 18, 20, 22 ऐसे बढ़ते जाएगा, और दूसरे फैटी एसिड्स बनेंगे। ठीक, इट इज सिंथेसाइज थ्रू द स्टेप, अब ये जो पामिटिक एसिड बनेगा कैसे बनेगा, इट इज सिंथेसाइज थ्रू द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ 2 कार्बन यूनिट्स टू एसिटिल कोएंजाइम में फैसिलिटेट द फैटी एसिड सिंथेज सिस्टम। तो ये एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेज, ये एंजाइम है, ये इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम में, मेलोनिल कोएंजाइम में, और रिड्यूसिंग सुगर NADH। अब ये कैसे मिलकर के सिंथेसिस करेंगे, तो शुरू का 7 स्टेप होगा। ठीक है, शुरू का 7 स्टेप होगा, उसके बाद में उसी 7 स्टेप का रिपीटिशन होता है। ठीक है, तो जो 7 स्टेप होता है, पहले एसिटिल कोएंजाइम ए होगा, उसके बाद में उससे मैनोलिन कोएंजाइम में ऐड होगा, ऐड होकर के वो 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। तो जो 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा वो 7 स्टेप में बनेगा, फिर वो 7 स्टेप रिपीट होगा, फिर वो 7 स्टेप
रिपीट होगा, और जैसे जैसे वो रिपीट होगा तो एक साइकिल जब चलेगी 7 स्टेप की तो 4 कार्बन में फिर दूसरा जुड़ेगा, फिर एक साइकिल चलेगा 7 स्टेप का तो फिर उसमें 2 कार्बन और ऐड होगा, यानी ये 7 स्टेप जो होगा वो रिपीट होता रहेगा और 2-2 कार्बन उसमें ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो इसी को हमको देखना है। द 7 स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस, 7 स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कन्वर्ट्स 2 कार्बन यूनिट टू 4 कार्बन यूनिट, है ना, यानी कि 7 स्टेप जो होगा वो कन्वर्ट करेगा 2 कार्बन को 4 कार्बन में, 2 कार्बन को किसमें करेगा 4 कार्बन में। अब 4 से 6 करने के लिए यही 7 स्टेप फिर से रिपीट होंगे, 6 से 8 करने के लिए फिर यही 7 स्टेप जो होगा वो रिपीट होगा, उसी को हम लोग देखेंगे आगे। तो पहला जो स्टेप होगा इसमें क्या होगा, मैनोलिन कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैलोनिल कोएंजाइम ए। तो एसिटिल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू मैलोनिल कोएंजाइम ए बाय द एंजाइम एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम का नाम याद रखना है, ठीक है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। अभी हम लोग देखेंगे इसको, ये एलोस्टेरिक एंजाइम है और ये एंजाइम जो होता है ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में एज अ रेगुलेटर काम करता है, हम लोग आगे देखेंगे। दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप एंड रिक्वायर्स एटीपी एंड बायोटिन एज कोफैक्टर। ठीक है, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, उसके लिए एटीपी और बायोटिन चाहिए होता है एज अ कोफैक्टर। ठीक है, तो इस पहले स्टेप में क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए होगा वो कन्वर्ट होगा मैलोनिल कोएंजाइम ए में, और वहां पे एंजाइम कौन सा होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ठीक, दूसरे और तीसरे में क्या होगा, स्टेप 2 और 3 में ट्रांसफर ऑफ एसिटिल एंड मैलोनिल ग्रुप टू एसीपी। ठीक है, एसीपी, एसीपी जो है आपका एसिल कैरियर प्रोटीन है, एसीपी क्या है, एसिल या एसाइल कैरियर प्रोटीन है। तो इस पे क्या होगा, एसिटिल और मैलोनिल ग्रुप जो है इसका ट्रांसफर हो जाएगा एसीपी पर। ठीक है, दूसरे और तीसरे स्टेप में। इसी को हम लोग रिएक्शन से आगे देख लेते हैं। ये रिएक्शन है, इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए है, यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हुआ। ठीक है, पहले स्टेप में एटीपी कंज्यूम हुआ, एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है। अब इस एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बोनेट आयन भी है। अब क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयन है, अब ये क्या बन गया, मैनोलिन कोएंजाइम है। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हुआ मैलोनिल कोएंजाइम ए, और मैलोनिल कोएंजाइम ए जो है वो सेकेंड स्टेप में एसीपी है, और यहाँ पे एंजाइम है मैलोनिल ट्रांसफरेज। तो इसमें क्या होगा, जो मैनोलिन ग्रुप होगा, ठीक है, मैलोनिल ग्रुप जो होगा, मैलोनिल ग्रुप जो होगा वो ट्रांसफर होगा किस पे, एसीपी पे। ठीक है, एसाइल कैरियर प्रोटीन पे, तो बन जाएगा मैलोनिल एसीपी। क्या बना, मैलोनिल एसीपी बन गया। ठीक है, इसमें ये वाला जो ग्रुप है मैलोनिल वो क्या हुआ, वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और ट्रांसफर हुआ एसीपी पे तो बन गया मैलोनिल एसीपी। ठीक, एसाइल कैरियर प्रोटीन, इसको हम लोग शॉर्ट में एसीपी बोलेंगे। फिर उसके बाद में उसी में अगला स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें जो एसाइल ग्रुप होगा वो ट्रांसफर होगा एसीपी पे, तो बन जाएगा एसिटिल एसीपी। क्या बनेगा, एसिटिल एसीपी। यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो हो जाएगा एसिटिल ट्रांसफरेज, एसिटिल ट्रांसफरेज। तो एसिटिल कोएंजाइम ए जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटिल एसीपी में, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम का जो एसिटिल ग्रुप होगा वो एसीपी पे ट्रांसफर होगा और हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा एसिटिल एसीपी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप के बाद हमको क्या मिला, मैलोनिल एसीपी और एसिटिल एसीपी। ठीक है, अब 4th स्टेप में हम लोग चलेंगे। पहले स्टेप में क्या हुआ, एसिटिल कोएंजाइम ए जो था वो कन्वर्ट हो गया मैलोनिल कोएंजाइम ए में। फिर उसके बाद अगले स्टेप में मैलोनिल कोएंजाइम ए जो है वो मैलोनिल एसीपी में कन्वर्ट हुआ। एसिटिल कोएंजाइम ए था वो तीसरे स्टेप में जाकर के कन्वर्ट हो गया एसिटिल एसीपी में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद का 4 स्टेप जो होगा, द लास्ट 4 एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस मेक अप द इलोंगेशन स्टेप। ठीक है, इतने के बाद में अब इलोंगेशन होगा, यानी कि अब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन अब बढ़ेंगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो 4 स्टेप बचा, शुरू का 3 स्टेप हम लोगों ने देख लिया, अब ये उसके बाद का 4 स्टेप है। तो कंडेंसेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ और सेकेंड रिडक्शन हुआ। ये 4 स्टेप है, शुरू का 3 स्टेप और उसके बाद का ये 4 स्टेप। ठीक है, इसमें क्या होगा, ईच रिपीटिशन ऑफ इलोंगेशन स्टेप इंक्रीज द फैटी एसिड चेन लेंथ बाई 2 कार्बन एटम, है ना। यानी अब ये जो चारों स्टेप होगा, इन चारों स्टेप से जो कार्बन नंबर 2 है वो हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 कार्बन हो गया तो फिर उसके बाद ये साइकिल चलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चलेगा, साइकिल चलेगा, और जब ये साइकिल चलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 से 4, 4 से
सॉरी 4 से 6 होगा, 6 से 8 होगा। थ्रू 7 साइकिल ऑफ इलोंगेशन पामिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। तो जब 7 साइकिल चलेगा तो पामिटिक एसिड, 7 साइकिल जब चलेगा, है ना, 7 साइकिल जब चलेगा तो पहले 2 से 4 बना, 4 के बाद से फिर उसके बाद जब साइकिल चलेगी उसके कंटिन्यू, तो फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। पामिटिक एसिड जो है 16 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। आगे है इन पामिटिक एसिड कार्बन एटम 16 एंड 15 आर कंट्रीब्यूटेड बाय एसिटिल कोएंजाइम ए। तो जो 16th और 15th कार्बन होगा वो एसिटिल कोएंजाइम ए के द्वारा कंट्रीब्यूट होगा, और बाकी जो होगा वो होगा मेलोनिल कोएंजाइम ए के, ठीक है। वाइल रिमेनिंग कार्बन आर सप्लाइड बाय मेलोनिल कोएंजाइम ए। तो हमको ये पॉइंट याद रखना है कि कार्बन नंबर 16 और 15 जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम ए से सप्लाई होता है, बाकी जो होता है वो आपका मेलोनिल कोएंजाइम ए से सप्लाई होता है, ठीक है। The enzyme that catalyze reaction 2 to 7 form a multi-enzyme complex known as fatty acid synthase। ठीक है, अभी हम लोग का पहले आया था कि इसमें जो मेन रोल होता है फैटी एसिड सिंथेस एंजाइम का भी होता है, ठीक है। FAS फर्स्ट अ सिंगल लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन मेमल्स। मेमल्स में कौन सा होता है? FAS होता है, फैटी एसिड सिंथेस फर्स्ट, ठीक है। ये सिंगल लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, मेमल्स और फंजाई में, ठीक है। और ये क्या करता है? प्रोड्यूसर्स मेनली पामिटिक एसिड। दूसरा वाला क्या है? FAS सेकेंड सेपरेट एंजाइम इन प्लांट एंड बैक्टीरिया प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस वेरियस फैटी एसिड। तो फैटी एसिड फर्स्ट जो होता है, फैटी एसिड सिंथेस फर्स्ट जो होता है ये मेमल्स और फंजाई में होता है। ये एंजाइम जो होता है मेमल्स और फंजाई में होता है, और मेनली ये क्या बनाता है? पामिटिक एसिड। मेनली ये पामिटिक एसिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। FAS2 जो है ये बैक्टीरिया और प्लांट में होता है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड भी बना सकता है। मतलब पामिटिक एसिड तो बनाएगा ही, उसके अलावा भी वो डिफरेंट टाइप का फैटी एसिड बना सकता है, ठीक है। तो फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस में 7 स्टेप होगा। 7 स्टेप में हम लोग देख लिए थे। शुरू का जो 3 स्टेप होगा उसके बाद में कंडेंसेशन होगा, रिडक्शन होगा, फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना, यहाँ पे था डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन के बाद में सेकेंड रिडक्शन होगा, ठीक, कंडेंसेशन। तो पूरा अगर हम लोग देखें तो पहले वाले स्टेप से अगर हम लोग शुरू करें तो पहले वाले स्टेप में क्या हुआ? एसिटिल कोएंजाइम था, मेलोनिन में कन्वर्ट हुआ। एसिटिल कोएंजाइम में जो है वो मेलोनिन में कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद मेलोनिन जो था वो एसीपी कैरियर के साथ जुड़ के मेलोनिन एसीपी बनाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? एसिटिल कोएंजाइम ए है वो एसीपी के साथ मिलकर के एसिटिल एसीपी बनाया, ठीक। इसके बाद में फिर ये 3 स्टेप हुआ। फिर चौथे स्टेप में क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। फिर उसके चौथे स्टेप में कंडेंसेशन हुआ। फिर 5वें में रिडक्शन हुआ। फिर 6ठे में डिहाइड्रेशन हुआ। 7वें में रिडक्शन हुआ। अब ये आपका 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। इतने के बाद 4 कंपाउंड बन गया, 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब इसके बाद यही 7 साइकिल जो चलेगी, 7 स्टेप की साइकिल चलेगी, और फिर उसके बाद 16 कार्बन का पामिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एसिटिल एसीपी 2 कार्बन का है। थर्ड स्टेप में हम लोग को मिला था एसिटिल एसीपी 2 कार्बन का, ठीक है। उसके साथ में मेलोनिन एसीपी जो होगा वो बाइंड करेगा। तो बाइंड करके क्या बनाया? एसिटो एसिटिल एसीपी। अब ये 4 कार्बन हो गया, ठीक है। मेलोनिन एसीपी जो था जब यहां से ये इसके साथ बाइंड किया एसिटिल एसीपी के साथ, यहाँ पे ये बाइंड हुआ, ठीक है। तो जब इसके साथ ये बाइंड हुआ तो एसिटो एसिटिल एसीपी बना, और ये कितने कार्बन का हो गया? 4 कार्बन का हुआ, ठीक है। एक CO2 यहां से निकल रहा है तो 4 कार्बन का हो गया। इसके बाद में इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए NADPH यूज होगा, ठीक है। रिडक्शन के लिए NADPH होगा। जो रिडक्शन होगा तो बन जाएगा D3 हाइड्रोक्सी एसिल एसीपी, ठीक है। D3 हाइड्रोक्सी एसिल एसीपी, ये भी 4 कार्बन का होगा। फिर उसका डिहाइड्रेशन होगा यानी H2O निकलेगा, और H2O निकलेगा तो क्रोटोनिल एसीपी बना 4 कार्बन का। फिर इसका रिडक्शन हुआ तो फिर 4 कार्बन का ब्यूटाइरिल, ठीक है, ब्यूटाइरिल एसीपी बना। ब्यूटाइरिल एसीपी बना रिडक्शन के बाद, सेकेंड रिडक्शन जब हुआ तब 7वें स्टेप में, ठीक। यानी कि शुरू में हम लोगों ने एसिटिल कोएंजाइम ए लिया था, और वहां से चलते चलते हम लोग 4 कार्बन कंपाउंड पा गए 7 स्टेप के बाद। अब ये एक साइकिल हो गया, ठीक है, एक साइकिल हो गया, और कार्बन का संख्या कितना हो गया? 4। अब ये दूसरी साइकिल होगी, दूसरी साइकिल होगी तो फिर 6 हो जाएगा। तीसरी साइकिल चलेगी तो 8 होगा। चौथी चलेगी तो 10 होगा। पांचवी चलेगी तो 12 हो जाएगा। छठी चलेगी तो 14 होगा, और 7वां जब चल जाएगा तो फिर वो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद 4 से 7 पूरा बना दिया है तो कार्बन कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। तो जब कार्बन 16 हो जाएगा उसके बाद जो कंपाउंड होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा, और फिर क्या बन जाएगा? पामिटिक एसिड बन जाएगा।
और ACP रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एसाइल कैरियल या एसिटिल कैरियल जो प्रोटीन है वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, कार्बन 16 का पामिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे पहले वाले स्टेप में एक NADPH यूज हुआ और उसके बाद में सातवें स्टेप में एक और यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो 2 NADPH यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 NADPH यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके पहले वाले स्टेप में हम लोग देखें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ATP यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जब एसिटिल कोएंजाइम ए मैनोलिन कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है तो एक ATP यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यानी कि एक साइकिल जब चलेगा, पांचवें पहले से लेकर के सातवें साइकिल तक जब एक साइकिल चलेगा तो एक साइकिल में 7 ATP, सॉरी 7 नहीं 1 ATP ना, एक साइकिल में 1 ATP और 2 NADPH यूटिलाइज हुआ, ठीक है। एक ATP और 2 NADPH यूटिलाइज हुआ, टोटल चला कितना, 7 साइकिल। टोटल कितना साइकिल चला है, 7 साइकिल चला है, तब जाके हमको पामिटिक एसिड मिला है। तो कितना ATP यूज हुआ, 7 ATP यूज हुआ और 14 NADPH यूज हुआ, ठीक है। यानी 7 ATP। तो एक पामिटिक एसिड बनने के लिए हमको 7 ATP एनर्जी और 14 NADPH एनर्जी यूज करना पड़ा, ठीक है। अब इसी को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में देख लेते हैं, पूरा जो ओवरऑल इक्वेशन हुआ है तो कितना कितना लगा है। तो 7 एसिटिल कोएंजाइम ए लगा है, ठीक है, 7 CO2, फिर उसके बाद 7 ATP 7 H2O मैलो, फिर 7 तो मैलोनिल कोएंजाइम ए बना और 7 ADP, तो ATP से ADP बनेगा। मीन्स क्योंकि ये हम लोग ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हैं पामिटेट बनाने के लिए, तो ये साइकिल 7 बार चल रही, इसलिए हम लोग का पहले साइकिल में एक एसिटिल कोएंजाइम यूज हुआ था, लेकिन 7 स्टेप है तो 7 स्टेप में कितना हो जाएगा, 7 साइकिल है तो कितना हो जाएगा, 7 ATP हो जाएगा, ठीक है। एक पामिटिक एसिड बनने के लिए 7 स्टेप और वो 7 स्टेप का 7 साइकिल चला है ना। ये पॉइंट हमको याद ध्यान रखना है कि एक पामिटिक एसिड कार्बन 16, ठीक है, 16 कार्बन कंपाउंड बनने के लिए, पामिटिक एसिड बनने के लिए 7 स्टेप और 7 स्टेप का पूरा 7 साइकिल चला है, ठीक। तो पहले साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम ए एक यूज हुआ, 7 साइकिल में 7 हो गया, वैसे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर आगे है एसिटिल कोएंजाइम ए 7 मैनोलिन कोएंजाइम ए प्लस 14 NADH, ठीक है, NADPH पामिटेट बना, 7 CO2 निकला, 7 NADP निकला और 6 H2O निकला। अब इसको हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो टोटल 8 एसिटिल कोएंजाइम ए यूज हुआ, 7 ATP, ये पॉइंट हमको याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है, ये दोनों याद रखना है। 7 ATP और 14 NADPH यूटिलाइज हुआ, तब जाकर के एक पामिटेट बना है, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन तो ये हुआ, लेकिन अगर हम लोग देखें तो आपका जो इक्वेशन होगा ये दोनों मिला करके होगा, है ना, ये दोनों इक्वेशन मिला करके होगा। अब आगे है एनर्जी यूजेस, तो वही चीज है 7 ATP मॉलिक्यूल आर कंज्यूम ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए टू मैनोलिन कोएंजाइम में, है ना, 7 ATP वहां पे यूज हुआ और फिर उसके बाद के रिएक्शन में 14 NADPH यूटिलाइज हुआ, ठीक। अब आगे देखते हैं फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का रेगुलेशन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने भी पहले स्टेप में देखा था, वहां पे एसिटिल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम था, ACC एंजाइम था, तो उसके बेसिस पे उस वो एलोस्टेरिक एंजाइम है, तो वहां पे कैसे रेगुलेशन होता है, ठीक। तो ये हम लोग समझ गए। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का सिंथेसिस, ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड और 3 फैटी एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट प्लस 3 फैटी एसिड मिलकर ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बनाया। अब इसके बाद हम लोग बढ़े हैं फैटी एसिड सिंथेसिस में। तो फैटी एसिड का जो बायोसिंथेसिस हुआ है वो 7 स्टेप में हुआ है और 7 साइकिल में हुआ है, ठीक है। पहले 7 स्टेप हुआ, 7 स्टेप के बाद में वही 7 स्टेप 7 साइकिल चलाया है, तो लास्ट में हमको क्या मिला है, पामिटिक एसिड मिला है। तो जब भी फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस रहेगा तो पहला जो प्राइमरी प्रोडक्ट होगा वो पामिटिक एसिड होगा, 7 ATP यूटिलाइज होगा और 14 NADPH यूटिलाइज होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपका एसिटिल कोएंजाइम ए होगा और मैनोलिन कोएंजाइम ए, ये स्टार्टिंग कंपाउंड्स होंगे, ठीक। अब रेगुलेशन देख लेते हैं। तो रेगुलेशन किस लेवल पे होता है, तो एसिटिल कोएंजाइम ए ACC के लेवल पे होता है, ठीक है, जो कि
रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, जो कि एसिटिल कोएंजाइम ए को मैनोलिन कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्या है, एलोस्टेटिक, एसीसी इज रेगुलेटेड एलोस्टेरिकली। ठीक है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। सिट्रेट, एन इंडिकेटर ऑफ एक्सेस एनर्जी एंड कार्बन अवेलेबिलिटी, एक्टिवेट्स एसीसी। तो सिट्रेट अगर ज्यादा है, ठीक है, यह बताता है कि जो बॉडी है वहां पे या सेल है वहां पे एक्सेस एनर्जी है, उसका इंडिकेटर है सिट्रेट। तो अगर ये सिट्रेट ज्यादा एनर्जी का इंडिकेटर अगर है वहां पे, तो वो एसीसी को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और एसीसी को एक्टिवेट करेगा तो होगा क्या, फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ठीक है, इन इंक्रीजेस इट्स एक्टिविटी एंड ड्राइव्स फैटी एसिड सिंथेसिस। यानी कि सिट्रेट जब ज्यादा हो गया, हम लोग ज्यादा खाना खाएंगे या प्लांट में वो ज्यादा हो गया है अगर फूड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिट्रेट ज्यादा बनेगा। और सिट्रेट जब ज्यादा बनेगा तो वो एसीसी को एक्टिवेट करेगा। और जब वो एसीसी को एक्टिवेट करेगा, इस एसीसी को एक्टिवेट करेगा, तो ये फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस को बढ़ा देगा, तो फैट ज्यादा बनेगा उस समय। ठीक है, उसी तरह से पामिटोइल कोएंजाइम ए, पामिटोइल कोएंजाइम ए ये एक एंड प्रोडक्ट होता है फैटी एसिड सिंथेसिस में, है ना। फैटी एसिड सिंथेसिस में जब पामिटिक एसिड जो बनता है उसके पहले पामिटोइल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है, तो ये जो बनता है यह एसीसी को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एसीसी को इनहिबिट करता है। अगर पामिटोइल कोएंजाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये एसीसी को इनहिबिट करेगा, और जब एसीसी को इनहिबिट करेगा तो फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस जो होगा या सिंथेसिस जो होगा वो रुक जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी एंड स्लोइंग डाउन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। ठीक, तो ये पॉइंट हमको याद रखना है कि जो सिट्रेट है वो एसीसी के एक्टिविटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, और जब इंक्रीज करेगा तो फैटी एसिड का सिंथेसिस ज्यादा होगा। ठीक है, और सिट्रेट जो है वो बताएगा कि उस कंडीशन, कौन सा कंडीशन है, एक्सेस एनर्जी कंडीशन है। सिट्रेट बताएगा कि सेल में एक्सेस एनर्जी कंडीशन है, तो अब आप एसीसी को बोलेगा कि आप एक्टिवेट हो जाओ और फैटी एसिड का सिंथेसिस करो क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। ठीक, पामिटोइल कोएंजाइम जो है अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो ये बताएगा कि भाई बॉडी में या सेल में पामिटिक एसिड बहुत बन रहा है, वो जो ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वो एसीसी को इनहिबिट कर देगा। पामिटोइल कोएंजाइम में क्या करेगा, एसीसी को इनहिबिट करेगा, और जब इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो फैटी एसिड का सिंथेसिस स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गया। इसके अलावा कोवैलेंट मॉडिफिकेशन भी होता है, फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो फॉस्फोरिलेशन बाय एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एएमपीके, ठीक है, इनएक्टिवेट्स एसीसी। ठीक है, एसीसी का फॉस्फोरिलेशन जो होगा वो इसको इनएक्टिवेट कर देता है। फॉस्फोरिलेशन बाय एएमपीके इनएक्टिवेट्स एसीसी, वो एसीसी को इनएक्टिवेट कर देगा, और एसीसी इनएक्टिवेट होगा तो जो बायोसिंथेसिस होगा वो क्या हो जाएगा, फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस जो होगा वो रुक जाएगा। ठीक है, आगे है डीफॉस्फोरिलेशन, तो उसी का उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर डीफॉस्फोरिलेशन होगा तो वो एक्टिवेट कर देगा एसीसी को, और जब एसीसी एक्टिवेट होगा तो फैटी एसिड का सिंथेसिस ज्यादा होगा। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन का थोड़ा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। फॉस्फोरिलेशन बाय एएमपीके इनएक्टिवेट्स एसीसी, दिस ऑकर्स व्हेन एनर्जी लेवल आर लो। जब एनर्जी का लेवल लो होता है, कम एनर्जी होता है, तो उस समय फॉस्फोरिलेशन होता है एसीसी का, और फिर वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और बायोसिंथेसिस नहीं होता फैटी एसिड का। डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में एक्टिवेट हो जाएगा एसीसी, और उसके बाद में सिंथेसिस होगा। ठीक है, और ऐसा कब होगा, जब हाई एटीपी कंडीशन या हाई एनर्जी कंडीशन हो, ज्यादा एनर्जी होगा तब डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा एनर्जी है तो उस एनर्जी को फिर हमको कन्वर्ट करना है फैटी एसिड में, तो उसके लिए एसीसी को एक्टिवेट होना पड़ेगा। लो एनर्जी कंडीशन है तो फॉस्फोरिलेशन होगा और एसीसी जो होगा वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन में देख लेते हैं, तो इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, इंसुलिन प्रोमोट्स डीफॉस्फोरिलेशन। इंसुलिन जो होता है वो डीफॉस्फोरिलेशन करता है, जिससे कि क्या होगा, एसीसी एक्टिवेट हो जाएगा। डीफॉस्फोरिलेशन हम लोग देखे ना, डीफॉस्फोरिलेशन तो क्या हो जाएगा, एसीसी एक्टिवेट हो जाएगा और उस फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होगा। ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन जो है वो फॉस्फोरिलेशन करते हैं, वो क्या करते हैं,
इंड्यूसेस फॉस्फोरिलेशन, तो जिससे क्या होगा, एसीसी इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इंसुलिन जो होगा वो एसीसी को एक्टिवेट करेगा डीफॉस्फोरिलेशन करके। ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन जो होगा वो इनएक्टिवेट करेगा एसीसी को फॉस्फोरिलेशन के थ्रू। ठीक है, जब फॉस्फोरिलेशन होगा उस कंडीशन में एसीसी इनएक्टिवेट रहेगा तो फैटी एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक, और डीफॉस्फोरिलेशन होगा, अगर डीफॉस्फोरिलेशन होगा तो उस कंडीशन में एसीसी एक्टिवेट रहेगा तो फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा। ठीक है, एक लाइन में हम लोग इसको कह सकते हैं कि एसीसी अगर इसका फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये होगा इनएक्टिव, ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा, और फैटी एसिड का सिंथेसिस सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अगर एसीसी का डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा एक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव, और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो फॉस्फोरिलेशन करेगा कौन, एसीसी का फॉस्फोरिलेशन करेगा कौन, तो ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन करेगा, और डीफॉस्फोरिलेशन कौन करेगा, तो इंसुलिन करेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। आगे है फैटी एसिड इलोंगेशन। अब 16 कार्बन का पामिटिक एसिड फैटी एसिड हमको मिल चुका है। ठीक है, ये प्रोसेस के थ्रू हमको ये पामिटिक एसिड मिल चुका है। अब हमको 18 कार्बन का चाहिए, ठीक है, या 20 कार्बन का हमको फैटी एसिड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी 16 कार्बन पामिटिक एसिड में फिर 2-2 यूनिट कार्बन ऐड करेंगे। ठीक है, इट इज द प्रोसेस दैट एक्सटेंड्स कार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड बियॉन्ड द 16 कार्बन पामिटिक एसिड। ठीक है, कहां पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, समटाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। मेन जो उसका साइट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, elongation process extends fatty acids adding 2 कार्बन यूनिट्स। तो ये क्या करता है, फैटी एसिड का जो चेन होता है उसको बढ़ाता है, उसके लेंथ को बढ़ाता है 2 कार्बन यूनिट, यानी 2 कार्बन उसमें ऐड करके। ठीक है, इन ईच साइकिल विथ मैलोनिल कोएंजाइम ए सर्विंग एज ए 2 कार्बन डोनर। तो यहाँ पे जो 2 कार्बन ऐड होगा उसको, वो 2 कार्बन डोनर कौन होगा, तो मैलोनिल कोएंजाइम ए होगा। ये पॉइंट याद रखना है कि जब 16 से आगे फैटी एसिड का चेन लेंथ का जब बढ़ेगा, फैटी एसिड का जो चेन का लेंथ है वो जब 16 कार्बन से आगे बढ़ेगा तो उसके लिए जो 2 कार्बन बढ़ेगा वो कौन सर्व करेगा, ये कहां से आएगा, तो मैनोलिन कोएंजाइम ए से आएगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा आएगा, कौन कौन से स्टेप आएगा इलोंगेशन साइकिल में, तो कंडेंसेशन आएगा। ठीक है, कंडेंसेशन आएगा, फिर उसके बाद रिडक्शन आएगा, फिर आएगा डिहाइड्रेशन और सेकेंड रिडक्शन। ठीक है, तो शुरू का नहीं होगा, फिर ये आगे का वो स्टेप हो जाएगा 4, है ना, इलोंगेशन में। एसिटिल कोएंजाइम में रिएक्ट्स विद मैनोलिन कोएंजाइम में कैटालाइज्ड बाय एलोंगेज, एंजाइम याद रखेगा, एलोंगेज, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटोएसिल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, दिस एड्स 2 कार्बन टू द ग्रोइंग फैटी एसिड चेन। तो पहला हो गया कंडेंसेशन, इसके बाद में रिडक्शन होगा, बीटा कीटोएसिल कोएंजाइम ए रिड्यूस टू बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए बाय बीटा कीटोएसिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज, एंजाइम यहाँ पे ये होगा, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो एंजाइम के साथ साथ NADPH रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, फिर डिहाइड्रेशन होगा, फिर सेकेंड रिडक्शन होगा और कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, द इलोंगेशन प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द डिजायर्ड चेन लेंथ इज रीच्ड। ठीक है, जैसे स्टीयरिक एसिड है तो उसमें 18 कार्बन होगा, या उससे ज्यादा बनाना है तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे देख लेते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, यहाँ पे ये 16 कार्बन का है, एसिटिल कोएंजाइम ए मैलोनिन कोएंजाइम ए के साथ बाइंड किया, बीटा कीटोएसिल कोएंजाइम ए बना, बीटा कीटोएसिल कोएंजाइम ए, ये 18 कार्बन हो गया, यहाँ पे CO2 एक रिलीज हुआ, अब ये कितना हो गया, 18 कार्बन हो गया। ठीक है, फिर ये 18 कार्बन का जो बीटा कीटोएसिल कोएंजाइम ए बना है इसका होगा रिडक्शन, फिर होगा डिहाइड्रेशन, फिर होगा सेकेंड रिडक्शन और बन जाएगा एसिल कोएंजाइम ए, जिसमें कि कार्बन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कार्बन कितना होगा, 18। यानी कि ये स्टेप हुआ, और इस स्टेप से ये 4 स्टेप एक तरीके से कह सकते हैं, कंडेंसेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ और सेकेंड रिडक्शन हुआ, और फिर ये
2 कार्बन यूनिट ऐड हो गया। अगर हमको इससे ज्यादा कार्बन बनाना है तो फिर हम लोग इसी 4 स्टेप को फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो ये था इलोंगेशन, यानी पहले हम लोगों ने क्या किया, फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस किया, जिसमें कि जो पहला हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट बना है वो 16 कार्बन पामिटिक एसिड बना, उसमें हम लोगों ने 2 कार्बन ऐड करके फिर आगे का स्टीयरिक एसिड बनाया। फिर अगर हमको और आगे ऐड करना है तो हम लोग ये एलोंगेशन का जो प्रोसेस है इसको करके आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। अब अनसेचुरेटेड अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, इसमें क्या था कि अभी तक हमारा जो फैटी एसिड बना है वो सैचुरेटेड था। ठीक है, अभी जो हमारा फैटी एसिड बना है वो सैचुरेटेड था, सभी उसमें सिंगल बॉन्ड थे कार्बन के बीच में। अब अगर हमको उसका अनसैचुरेशन कराना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक एंजाइम यूज करेंगे डीसैचुरेज। ठीक है, डीसैचुरेज एंजाइम यूज करेंगे और उसमें हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्ड ऐड करेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड in plant and mammals involves the introduction of double bond into the carbon chain of saturated fatty acid। तो जो saturated fatty acid बना है उसमें हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्लांट में कैसे अनसैचुरेशन होता है और मेमल्स में कैसे होता है। तो प्लांट्स हैव अ हाई कैपेसिटी फॉर सिंथेसाइजिंग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पुफाज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब उसमें डबल बॉन्ड जो होगा 2 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो अगर ज्यादा है तो उसको बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस मल्टीपल डबल बॉन्ड्स इनटू द फैटी एसिड। ठीक है, तो जो प्लांट होते हैं यह पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाते हैं और इनके पास हाई कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड को 2 बार, 3 बार, 4 बार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, प्लांट डीसैचुरेशन ऑकर्स प्राइमरली इन, कहां पे होता है ये पॉइंट हमको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो डीसैचुरेशन जो होता है या अनसैचुरेशन जो होता है फैटी एसिड का प्लांट में वो क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक, आगे है, अब ये करता कौन है, तो डीसैचुरेज एंजाइम करते हैं। ठीक है, ये काम कौन करता है, अनसैचुरेशन का काम कौन करता है, ये डीसैचुरेज एंजाइम कहते हैं। ठीक, करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एंजाइम है, डेल्टा 9 डीसैचुरेज है, डेल्टा 12 है, डेल्टा 15 है। ये नाम इस तरह रखा गया है कि इसी कार्बन पे ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे डेल्टा 9 डीसैचुरेज है तो इंट्रोड्यूस अ डबल बॉन्ड एट 19th कार्बन। ठीक है, जैसे ये कार्बन हो गया, इस तरीके से बनाया हम लोगों ने 16 कार्बन तक। ठीक है, या 18 कार्बन तक हम उसको ले गए, है ना। अब इसमें 9वें कार्बन पे वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देगा। सपोज करिए ये 9वां कार्बन है तो इसमें क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे है, इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड एट 9th कार्बन कन्वर्टिंग स्टीयरिक एसिड टू ओलेइक एसिड। तो जब 18 कार्बन का स्टीयरिक एसिड है जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें जब 9वें कार्बन पे एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा तब वो हो जाएगा ओलेइक एसिड। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या बन गया, ओलेइक एसिड। उसी से डेल्टा 12 डीसैचुरेज है, तो डेल्टा 12 डीसैचुरेज है तो ये क्या करेगा, कार्बन नंबर 12 पे डालेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट्स ओलेइक एसिड टू लिनोलेइक एसिड, यानी कि जो ओलेइक एसिड है उसमें एक डबल बॉन्ड 9वें कार्बन पे है, तो ये जो डेल्टा 12 डीसैचुरेज है ये उसी में 12वें कार्बन पे फिर क्या करेगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, उसमें क्या करेगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, आगे है डेल्टा 12 डीसैचुरेज के बाद डेल्टा 15 डीसैचुरेज। तो डेल्टा 15 डीसैचुरेज जो है वो क्या करेगा, ये लिनोलेइक एसिड जो है, लिनोलेइक एसिड जो है उसको क्या करेगा, अल्फा लिनोलेनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और इसमें कितना डबल बॉन्ड हो जाएगा, 3। और ये तीसरा वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो कहां होगा, 15वें कार्बन पे होगा। ठीक है, 15th कार्बन पे हो जाएगा। तो डेल्टा 9 जो होगा वो एक डबल बॉन्ड क्रिएट किया तो बना स्टीयरिक एसिड से ओलेइक एसिड। ठीक, फिर ओलेइक एसिड में एक और डबल बॉन्ड आया तो उसमें 2 डबल बॉन्ड हो गया तो वो बन गया लिनोलेइक एसिड। ठीक है, उसके बाद में लिनोलेइक एसिड में एक और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ 15वें कार्बन पे तो वो बन गया लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, आगे है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड
तो लिनोलेइक एसिड जो है वो ओमेगा 6 है और लिनोलेनिक एसिड है वो ओमेगा 3 है। तो ये हम लोग को याद रखना है, लिनोलेइक एसिड ओमेगा 6 हो गया और लिनोलेनिक एसिड जो है वो ओमेगा 3 हो गया। ठीक है। आर इसेंशियल फैटी एसिड्स फॉर मेमल्स। मेमल्स में लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होता, यानी मेमल्स जो है वो लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इनको अपने डाइट में लेना पड़ता है। इसीलिए ये इसेंशियल एमिनो एसिड्स है मेमल्स के लिए। ठीक है। ये अपने बॉडी में नहीं बना सकते मेमल्स, इसको उनको बाहर से लेना पड़ता है, यानी किसी प्लांट सोर्स से उनको लेना पड़ेगा। ठीक है। उसी का ये इक्वेशन है, स्टीयरिक एसिड डेल्टा 9 डीसेचुरेज, ओलेइक एसिड बन गया, ओलेइक एसिड इसमें फिर 12 डीसेचुरेज, इसमें 2 डबल बॉन्ड हो गया, लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड जो है इसमें फिर डेल्टा 15 डीसेचुरेज ने डबल बॉन्ड दिया तो इसमें 3 डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया अल्फा लिनोलेनिक एसिड हो गया। ठीक। आगे है अनसेचुरेशन इन मेमल्स। मेमल्स में देख लेते हैं अनसेचुरेशन। तो मेमल्स हैव अ मोर लिमिटेड कैपेसिटी फॉर डीसेचुरेशन कंपेयर टू प्लांट, ये कम कर पाते हैं। ठीक है। ये होता कहां पे है? तो द प्रोसेस अकर प्राइमरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। तो हम लोग को लोकेशन याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और किसके? तो लीवर और एडिपोज टिश्यू के। मेमल्स कैन नॉट इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बियॉन्ड द 9th कार्बन फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड। तो ये भी पॉइंट हमको याद रखना है कि जो मेमल्स होते हैं वो डबल बॉन्ड ऐड तो करते हैं लेकिन केवल 9th कार्बन, उसके बाद नहीं। ठीक है। 9th कार्बन तक वो कर सकते हैं, उसके आगे वो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कौन? तो मेमल्स। ठीक है। इसीलिए लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड ये नहीं बना पाते हैं। ठीक है। इनमें जो एंजाइम होगा वो होगा ASCD। ठीक है। स्टीयरोइल कोएंजाइम डीसेचुरेज। ठीक है। कैटेलाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड एट 9th कार्बन ऑफ स्टीयरिक एसिड टू फॉर्म ओलेइक एसिड। ठीक है। सिमिलर टू डेल्टा 9 डीसेचुरेज, जैसे प्लांट में डेल्टा 9 डीसेचुरेज करता है वैसे ही ये काम करता है, ASD यहाँ पे करता है। ठीक है। ASCD यहाँ पे करता है। Mammals lack delta 12 and delta 15 desaturase required for synthesis of omega 6 और omega 3 PUFAs PUFAs। ठीक है। polyunsaturated fatty acids। Therefore इसीलिए लिनोलेइक एसिड एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्स। ये नहीं बना पाते हैं इसलिए इनके लिए इसेंशियल है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने देख लिया लिपिड मेटाबॉलिज्म में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में आज हम लोगों ने देख लिया सिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? सिंथेसिस का प्रोसेस देखा है। इसमें हम लोगों ने ट्राई एसिल ग्लिसराइड या ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का सिंथेसिस कैसे होता है और फैटी एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है। फैटी एसिड्स का सिंथेसिस कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक। अब इसके बाद में इसका सिंथेसिस कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है, ठीक है, रेगुलेशन किस लेवल पे होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अगला जो वीडियो होगा लिपिड मेटाबॉलिज्म के, उसमें हम लोग देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, यानी अब फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कैसे होगा। तो हम लोग सिंथेसिस कर लिए हैं, फैटी एसिड बना लिया, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको ब्रेक कैसे करेंगे, फैटी एसिड को ब्रेक कैसे करेंगे। ठीक है। और एनर्जी कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो अब अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के साथ, लिपिड मेटाबॉलिज्म का वो दूसरा पार्ट होगा। ठीक है। थैंक यू।